बाहर जैसे ही धमाका होता आदमी तुरंत सीवर पाइप पर चोट करता ताकि वह तेज आवाज को पूरी तरह से छुपा सके। यह मोटी सीवर पाइप ही उसके यहाँ से बच निकलने का इकलौता रास्ता थी। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह पाइप टूट गया और भारी मात्रा में गंदा और बदबूदार पानी बाहर बहने लगा। बदबू की परवाह किए बिना वह तुरंत उस पाइप में घुसकर अपनी आजादी की मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद वह उस गंदगी को सहते हुए लगातार आगे बढ़ता रहा। सीवर से बाहर निकलकर वह एक पल भी रुके बिना जंगल की ओर भागा। सुबह गिनती के दौरान जेलर ने पाया कि कमरा नंबर 245 का वह कैदी अब तक बाहर नहीं आया है। नीचे आओ, मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। कमरे में सन्नाटा देख गुस्साए जेलर सीधे ऊपर भागे, पर वहाँ कोई नहीं था। उधर जेल अधीक्षक खून बदलने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक अलार्म की आवाज सुनाई दी। उन्हें तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वे जल्दी से सेल की ओर दौड़े। इसका मतलब है कि वह यहाँ था ही नहीं। इसके बाद वह अपने अधीनस्थों पर जोर जोर से गालियां देने लगा। कल रात गिनती के समय तो वह यहीं था, अब अचानक कहाँ गायब हो गया। फिर उसने आदेश दिया कि उसके सबसे अच्छे दोस्त रेड को बुलाया जाए। उसे लगा कि ये दोनों हमेशा साथ रहते थे, तो वह भागने से पहले जरूर कुछ कहकर गया होगा। यह सुनकर जेलर और भी गुस्से में आ गया। जेल के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। गुस्से में उसने पत्थर दीवार पर लगे पोस्टर की ओर फेंक दिए, जिससे एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। जब वह पास जाकर देखने लगा, उसने देखा कि पत्थर पोस्टर को पार कर एक छेद बना गया। उसे तुरंत सब समझ में आ गया और उसने झटके में पोस्टर फाड़ दिया। दीवार में एक बड़ा सा सुराख दिखाई दिया जो सीधा जेल के बाहर की ओर जाता था। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए कि उसने कब इतनी बड़ी सुरंग खोदी। जेल के गार्डों ने पुलिस कुत्तों के साथ बड़े पैमाने पर खोजबीन शुरू कर दी, पर दिन भर की मशक्कत के बाद बस एक घिसा हथौड़ा और फटी पुरानी कैदी की वर्दी मिली। आज तक कोई यकीन नहीं कर पाया कि अकेले उस आदमी ने एक छोटे से हथौड़े के सहारे इतनी लंबी सुरंग कैसे खोद डाली। वह बस दीवार पर अपना नाम उकेरना चाहता था, पर उसे दिखा कि दीवार की परत आसानी से उखड़ रही है। भूविज्ञान के जानकार उस आदमी ने तुरंत वजह समझ ली। जेल की मरम्मत न होने से सीमेंट जर्जर हो चुका था। उसे लगा यह एक सुनहरा मौका है। इसके बाद जब भी समय मिलता वह दीवार खोदने लगता। पोस्टर उसका ढाल बन गया और निकाला हुआ सीमेंट वह गार्डों से बचकर अपनी पैंट के जरिए बाहर फेंक देता। हथौड़ा उसने रेड से मंगवाया था। यह आदमी यहाँ 20 साल से रह रहा है और बहुत जुगाड़ू है। जेलर की चाबी छोड़ वह लगभग सब कुछ ला सकता है, फिर भी अचानक तलाशी से बचना मुश्किल है। वह जानता था कि राज खुला तो अंजाम सिर्फ उसकी मौत ही होने वाला है। शक न हो इसलिए वह किताब पढ़ने का नाटक करता रहता है। जब जेलर आता तो वह पूरा सहयोग करता रहता है ताकि घबराहट न दिखे। गार्ड उसकी चीजें और कुर्सी के कोने तक छान मारते हैं। आदमी बस प्रार्थना करता रहा कि वे पोस्टर को कहीं फाड़ न दें। काफी तलाशी के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी जेल अधीक्षक ने अंदर आकर उसके हाथ से बाइबिल ले ली। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा। शायद वो भी उसे बाइबिल पसंद थी, इसलिए वह संतुष्ट हुआ। जेल नियमों के खिलाफ होने पर भी उसने पोस्टर नहीं हटाया। जाते हुए उसने बाइबिल लौटाकर कहा कि मुक्ति का रास्ता इसी में है। असल में वह किताब हथौड़ा छिपाने के काम आती थी, जो उसकी मुक्ति का जरिया था। वह बैंकर बेगुनाह था जिसे पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए 2 उम्र कैद मिली थी। उस दिन नशे में वह बस डराने के लिए बंदूक लाया था, पर हिचकिचाहट के कारण ऊपर नहीं गया। अपराध टालने को वह वापस गया और बंदूक नदी में फेंक दी। पर अगले दिन पत्नी और प्रेमी मृत मिले और हत्या का हथियार उसी की रिवॉल्वर जैसा था। जज ने उसे दोषी पाकर शॉशैंक भेज दिया। यहाँ नए कैदियों के आने पर पुराने कैदी पहले रोने वाले पर दांव लगाते। रेड को उस दुबले आदमी से उम्मीद नहीं थी, वह उसे कमजोर लगा। बाकी साथियों ने मोटे आदमी के घुटने टेकने पर दांव लगाया। चारों ओर पुराने कैदियों का शोर था। उन्हें देखकर आदमी सोच भी नहीं सकता था कि उसे यहाँ उम्र भर रहना होगा। जब नए कैदी आए तो जेलर ने नियम बताए। तभी एक कैदी ने खाने के बारे में पूछा। उसने जवाब देने के बजाय बगल में खड़े गार्ड की तरफ इशारा किया। जेलर, खड़े हो जाओ। मैं 2 चीजों में विश्वास करता हूँ, अनुशासन और बाइबल। यहाँ तुम्हें दोनों मिलेंगे। लेकिन क्या तुम भगवान पर भरोसा करते हो? दंग करना अब मेरा अधिकार है। इसके बाद उन्हें वहाँ ले जाया गया। उन्हें नहलाने के लिए भेजा गया। इसके बाद उन्हें नग्न ही कोठरी में डाल दिया गया। लोहे का दरवाजा बंद होते ही नए कैदियों को एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी अब शॉशैंक जेल की है। शर्त जीतने के लिए रेड के साथी ने मोटे लड़के को डराने के लिए हिंसा की। मैं तुम्हें सब खुआ दूंगा ताकि तुम्हें घर जैसा लगे। मैं कुछ पुराने सोने जैसे समलैंगिकों को जानता हूँ जिन्हें तुम्हारी मासूमियत पसंद आएगी। वे बड़े गोरे और नरम दोस्त हैं। हे भगवान, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मोटा यह सब सहन नहीं कर पाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर जेल के गार्ड्स वहां आ पहुंचे, जिनसे वो खुद को छोड़ने की गुहार लगाने लगा। नतीजा ये हुआ कि उसे घसीटकर बाहर ले जाया गया और कप्तान ने उसके सिर पर जमकर वार किया। कैदी यह देख नहीं पाए और उसके लिए रहम की गुहार लगाने लगे। उनका मकसद सिर्फ मजाक था, पर बात उम्मीद से ज्यादा बिगड़ गई। जल्द ही मोटा जमीन पर पूरी तरह बेसुध होकर पड़ा था। कप्तान ने उसे मेडिकल रूम भेजने का आदेश दिया और कैदियों को शोर न मचाने की चेतावनी दी। वहाँ डॉक्टर न होने के कारण वह रात भर वहीं पड्डी डियाशा रहा और सुबह तक उसकी मौत हो गई। शर्त लगाने वाला कैदी यह सुनकर दंग रह गया।
उसने नहीं सोचा था कि उसकी शर्त जानलेवा होगी। यहाँ कैदी की जान की कोई कीमत नहीं है। सब उसे भूलकर अपनी दिनचर्या में लग गए। जल्द ही उस आदमी की मुश्किलें भी शुरू हो गई। एक समलैंगिक कैदी की उस पर नजर थी। यह सुनकर वह बेमन से मुड़कर चला गया, पर सामने वाला उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। एक दिन वह लॉन्ड्री में काम कर रहा था, तभी एक सहकर्मी ने उसे ब्लीचिंग पाउडर के लिए स्टोर रूम बुलाया। उसने बिना झिझक के हाँ कर दी, पर वहाँ वही कैदी चुपचाप उसके पीछे आ गया। उसके साथ 2 और लोग थे, जिन्हें शॉशैंक की बहनें कहते थे। उसे खतरा महसूस हुआ। उसने मुट्ठी भर पाउडर उठाया, पर तभी एक ने उसे पीछे से दबोच लिया। वह मुकाबला नहीं कर सका और बस चुपचाप अपनी बेल्ट खुलने दी। यहीं से उसकी 2 साल लंबी अपमानजनक जिंदगी शुरू हुई। अगले कुछ दिनों तक 3 बहनें उस आदमी को पीटती रहीं। अगर ऐसा चलता रहता तो वह ज्यादा नहीं टिक पाता, पर तीसरे साल वसंत में जेल की छत मरम्मत के लिए 10 कैदियों की जरूरत पड़ी। सब जानते थे कि इस काम में खास सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए सब इसमें शामिल होना चाहते थे। अनुभवी रेड ने जेलर को 10 सिगरेट देकर अपने दोस्तों और उस आदमी की जगह पक्की कर ली। रेड उसकी हालत जानता था और मदद करना चाहता था। कम से कम मरम्मत के दौरान 3 बहनें उसे परेशान नहीं कर पाती। यह उस आदमी के लिए एक मौका था। टीम लीडर ने बातों बातों में बताया कि भाई की विरासत से उसे 35,000 मिले हैं, पर आधा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। बैंक कर्मी होने के नाते उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत टीम लीडर के पास गया, जिसे देख उसके साथी भी चौंक गए। वाइफ, ये बात टीम लीडर को तुरंत लगा जैसे उसका अपमान हुआ हो और वह उसे वहीं से धक्का देने को तैयार हो गया। अगर तुम वो सारी रकम अपने पास रखना चाहते हो तो उसे अपनी पत्नी को दे दो। यहाँ के कानून के मुताबिक पति पत्नी को एक बार में अधिकतम $60,000 तक गिफ्ट टैक्स फ्री मिल सकता है। ओह शिट, टैक्स फ्री। इसके बाद उसने कहा कि वह यह काम मुफ्त में कर देगा, जिससे वकील की भारी फीस बच जाएगी। बस शर्त यह थी कि सबको 3 बोतल बियर मिले। कैप्टन उसकी विशेषज्ञता जानता था, इसलिए वह तुरंत मान गया। बाकी लोग डरे हुए थे कि कहीं उसे मार न दिया जाए। आखिरकार सबने बियर पी, जो सख्त जेलर ने खुद अपनी जेब से खरीदी थी। उस तेज धूप में वे अब कैदी नहीं, बल्कि काम खत्म करने के बाद चाय का आनंद लेते आम मजदूर लग रहे थे। वह यही दृश्य देखना चाहता था कि सब लोग कुछ पलों के लिए ही सही बाहर की दुनिया जैसा सामान्य जीवन जी सके। हे मोनिका, पुरानी बात है जब एंडी कुछ भी नहीं था, बस पी रहे थे। छत की मरम्मत पूरी होते ही वे वापस जेल लौट आए। तभी वे 3 बहनें फिर से उसके पास आ गई। इस बार उसने चुप रहने के बजाय डटकर विरोध किया, लेकिन बदले में उसे और भी क्रूर हमला झेलना पड़ा। कुछ ही देर में उन्होंने उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया। मैं जिप खोल रहा हूँ। तुम चाहोगी कि जो दूं उसे निगल लो, पर मुंह में कुछ डालने से तुम वो क्षमता खो दोगी और कानों में बूढ़ी औरतों की आवाजें गूंजेंगी। लेकिन याद रहे, गंभीर दिमागी चोट से पीड़ित बहुत जोर से काटता है। ये प्रहार इतना तेज होता है कि जबड़ा खोलने के लिए क्रोबार का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सुनकर तीनों बहनों को थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि उन्हें इतनी सामान्य जानकारी तो थी ही। लेकिन जल्द ही उनका डर गुस्से में बदल गया और वे उस आदमी पर तब तक मुक्के और लातें बरसाती रहीं जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। इस वजह से वह मेडिकल रूम में पूरे 1 महीने तक पड़ी रही और बड़ी बहन को 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी की सजा भी मिली। जब वह वापस अपनी कोठरी में लौटी तो देखा कि कप्तान गुस्से में तमतमाया हुआ वहाँ खड़ा है। कप्तान ने उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की कि वह कोमा में चली गई और उसे इलाज के लिए दूसरे जेल में भेजना पड़ा। इसके बाद से तीनों बहनों ने उससे कभी दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं की। अब उसे जेलर ने खुद बुलाकर सम्मानित किया। उसे आलीशान एकल कमरा और अपना निजी दफ्तर मिल गया और वह जेल की खास हस्ती बन गई। एंडी ने ज्ञान से किस्मत बदलती है इस बात को पूरी तरह सच कर दिखाया और धीरे धीरे पूरी जेल में लोग टैक्स भरने और सलाह लेने के लिए उसी के पास आने लगे। इनमें जेलर भी शामिल था। जल्द ही शहर के जेल प्रहरी भी उसकी ख्याति सुनकर आने लगे। एंडी इतना मशहूर और व्यस्त हो गया कि उसे सहायक रखने की जरूरत पर DDH गई। रेड खुश था कि उसे अब लॉन्ड्री में काम नहीं करना पर DDH था। काम के साथ एंडी लाइब्रेरी बनाने की अर्जी देता रहा ताकि सबको आराम मिल सके। लेकिन जेलर ने कहा कि सरकारी फंडिंग सिर्फ ऊंची दीवारें और सलाखें मजबूत करने के लिए है। अगर कैदियों की जिंदगी बेहतर बनानी है तो खुद चिट्ठी लिखो। इसके बाद से एंडी हर दिन सरकार को फंडिंग के लिए चिट्ठी लिखने लगा। जैसे पत्थर पानी में गुम हो जाता है, उसकी चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया। मैं जवाब मिलने तक लिखता रहूंगा, हर हफ्ते एक चिट्ठी। और ये सिलसिला 6 साल चला। आखिरकार शहर वाले तंग आकर बोले, क्या अब भी नहीं मानोगे? उन्होंने एंडी को $200 और पुरानी किताबें भेजकर लिखा, विनती है अब और मत लिखो। लेकिन जवाब मिलने से उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उस दिन से एंडी हफ्ते में 2 चिट्ठियां लिखने लगा। कहावत है, मजबूत खुद को बचाते हैं, विजेता दूसरों को भी। एंडी को उन किताबों में एक रिकॉर्ड मिला। एक बार उसने प्रहरी को टॉयलेट में बंद कर दिया। उसने रेडियो चलाकर संगीत पूरी जेल में गूंजा दिया। कैदी ठिठक कर सुनने लगे। वे गाने के बोल तो नहीं समझे, पर उस दिल छू लेने वाली अनकही सुंदरता को महसूस कर सकते थे। वह पल छोटा था, पर उनकी आत्मा आजाद पंछी की तरह ऊंची दीवारों के पार उड़ गई। कुछ चीजें कभी कैद नहीं की जा सकती। जेलर को बहुत गुस्सा आया और नतीजतन एंडी को 2 हफ्ते का एकांतवास मिला। साथियों को लगा कि उसने सौदा बेकार किया, पर क्या वाकई यह सौदा बेकार था? सिर्फ एंडी यह जानता था। जल्द ही बूढ़े ब्रुक्स को पैरोल मिली, पर वह पागलपन में साथी पर चाकू तान बैठा। सिर्फ रेड समझा कि 50 साल की जेल ने उसे सिस्टम का हिस्सा बना दिया था। यहाँ वह खास था, पर बाहर उसकी कोई पहचान नहीं थी। वह जेल में रहने के लिए फिर अपराध करना चाहता था। अगले दिन ब्रुक्स जेल से बाहर निकला।
जब उसने बाहरी दुनिया का सामना किया, सब कुछ उसे बहुत अजनबी लग रहा था। बचपन में उसने सिर्फ एक कार देखी थी, पर अब हर तरफ कारें ही कारें थीं। समय की रफ्तार और डर उसे भीतर से खा रहे थे। सुपरमार्केट में काम करते हुए उसे लगा कि वह अब इस समाज में नहीं घुल मिल सकता। आखिरकार छत पर ब्रुक्स यहाँ था लिखकर बूढ़े ब्रुक्स ने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। अचानक ही 10 साल बीत गए। एंडी की दीवार के पोस्टर भी एक एक करके बदलते रहे और उसकी लगातार चिट्ठियों की जिद रंग लाई। शहर ने उसे सालाना $500 की अनुदान राशि देना स्वीकार किया। एंडी ने चैरिटी एसोसिएशन से पुरानी किताबें भी इकट्ठा कर ली। इस तरह जेल का पुराना गोदाम शहर की सबसे बेहतरीन जेल लाइब्रेरी बन गया। साथ ही जेलर ने बाहरी श्रम परियोजना शुरू की, जिससे कैदी बाहर काम करने लगे और जेलर को काला धन मिलने लगा। मनी लॉन्ड्रिंग का यह काम स्वाभाविक रूप से एंडी को ही सौंपा गया। आखिर एंडी तो पेशेवर था। उसने शेयर और बीमा जैसे निवेशों के जरिए पैसा पूरी तरह साफ कर एक फर्जी खाते में डाल दिया। इस तरह जांच होने पर भी जेलर तक कोई भी सुराग नहीं पहुंच सकता था। उस बनाई गई पहचान के पास ड्राइविंग लाइसेंस और सोशल सिक्योरिटी जैसे सारे दस्तावेज थे, पर वह व्यक्ति सिर्फ कागजों पर ही मौजूद था। तो देखिए, यही है ज्ञान की असली ताकत। लेकिन तभी जेल में एक नए कैदी के आने से वहाँ की शांति पूरी तरह भंग हो गई। टॉमी को चोरी के लिए 2 साल की सजा मिली थी, पर 13 साल की उम्र से वह जेल को ही घर मानता था और लगभग हर बड़ी जेल में रह चुका था। एक बार टॉमी ने बताया कि किसी और जेल में वह एक रूममेट से मिला था। उस आदमी ने एक औरत और उसके प्रेमी की हत्या की थी, जिसका इल्जाम औरत के पति एक बैंक अधिकारी पर लगा था। यह सुनकर एंडी दंग रह गया, क्योंकि वह बेगुनाह अधिकारी खुद वही था। उसने तुरंत जेलर से मिलकर दोबारा जांच की गुहार लगाई और उसने यह भी वादा किया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में किसी को नहीं बताएगा। लेकिन जेलर को लगा कि एंडी उसे धमका रहा है। उसने तुरंत एंडी को कालकोठरी में डाल दिया और टॉमी के भागने की झूठी कहानी रचकर उसे मरवा दिया। इससे एंडी की आजाद होने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मजबूरी में छत के नीचे रहकर सिर झुकाना ही पड़ता है। 2 महीने बाद एंडी फिर से जेलर के लिए काम करने लगा। रेड उसे दिलासा देने गया, पर आज एंडी का व्यवहार और उसकी बातें काफी अजीब थीं। उसने बताया कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके वह जिहुआता नेहो में बाकी जिंदगी बिताएगा, जहां यादें मिटाने वाला एक समंदर है। एंडी ने रेड को समझाया कि पैरोल मिलने पर वह बक्सटन के ओक के पेड़ वाले बड़े घास के मैदान में जरूर जाए। वहाँ दीवार के कोने में एक काले पत्थर के नीचे एक राज छुपा है। रेड को लगा एंडी विदा ले रहा है, क्योंकि उसने किसी से रस्सी खरीदी थी। शायद सहन शक्ति खत्म होने पर वह भी ब्रुक्स की तरह अपनी जान दे दे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात एंडी ने अपनी 20 साल की योजना पूरी कर ली थी। शॉशैंक जेल में सुबह गिनती के वक्त एक कैदी नहीं आया। वे उसकी कोठरी की ओर भागे, पर वहाँ का नजारा देख दंग रह गए। एंडी गायब था। जेलर ने वार्डन को बुलाया, जिसने रेड से पूछताछ की, पर उसे कुछ नहीं पता था। गुस्से में वार्डन ने पत्थर दीवार पर मारा, जो पोस्टर चीरता हुआ अंदर चला गया। पोस्टर फाड़ने पर एक संकरी सुरंग दिखी। रेड ने कहा था कि दीवार खोदने में 600 साल लगेंगे, पर एंडी ने यह 20 साल से कम में कर दिखाया। जब तक जेलर बाहर निकले, एंडी जा चुका था। उन्होंने उसे दिन भर ढूंढा, पर सिर्फ बदबूदार नाला ही मिला। उन्हें वहाँ एक छोटा हथौड़ा मिला। असल में 20 साल पहले ही एंडी ने जेल से भागने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। यहाँ ज्ञान का महत्व सामने आता है। सब जानते थे कि वह बैंकर है, और बहुत कम लोग जानते थे कि एंडी भूविज्ञान में भी माहिर था। जेल आने के बाद उसने महसूस किया कि दीवार की मिट्टी काफी ढीली है। अगर धैर्य और समय हो तो यहाँ से सुरंग बनाना आसान है। उसने पोस्टर को ढाल बनाकर अपनी योजना शुरू की। हर रात लाइट बंद होने के बाद वह खुदाई करता और अगली सुबह पत्थरों को जेब में भरकर मैदान में टहलते हुए धीरे धीरे जमीन पर गिरा देता। 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद टॉमी की हत्या ने एंडी को तुरंत भागने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। उस रात उसने जेलर के आदेश पर अपने जूते चमकाए और आत्मविश्वास के साथ अपनी कोठरी में चला गया। लाइटें बंद होते ही एंडी सुरंग के रास्ते पीछे निकल गया। वह इसी तरह की तूफानी और गरजने वाली रात का इंतजार कर रहा था। खिड़की के बाहर बिजली को देखते हुए वह हर कड़क के साथ पाइप पर पत्थर से जोरदार वार करता। आखिरकार बिजली की गड़गड़ाहट के बीच एक आखिरी वार हुआ और गंदे पानी का फव्वारा फूट पड़ा। एंडी की आजादी का रास्ता अब खुल चुका था। वह बदबू के बीच 500 गज तक गंदगी में रेंगता रहा। ये पाइपलाइन 5 फुटबॉल मैदानों जितनी लंबी थी, जो उसकी इच्छा शक्ति का प्रमाण थी। अंततः नदी में कूदकर उसने खुद को साफ किया और बाहें फैलाकर आजादी को गले लगा लिया। यही वह पल था जिसका उसे 20 साल से इंतजार था। जब जेलर ने पोस्टर फाड़ा, तब तक एंडी नकली पहचान के साथ कई बैंकों में पहुंच चुका था। उसके दस्तखत और नोट्स सही थे और उसने आसानी से जेलर के $10 लाख निकाल लिए। साथ ही उसने बैंक कर्मियों से एक दस्तावेज अखबार को भेजने को कहा। अगले दिन जेलर के घोटाले और हत्या के अपराध अखबार के पहले पन्ने पर छा गए। शॉशैंक जेल के बाहर पुलिस पहुंच गई। जेलर घबरा गया। उसने सबूत मिटाने के लिए तिजोरी खोली, पर अंदर सिर्फ एक बाइबल थी। उसने पहला पन्ना पलटा, जिस पर लिखा था, आप सही कहते हैं, सच में सब कुछ इसी में है। पन्ने पलटने पर उसे एंडी के छिपाए सबूत मिले। तभी पुलिस दरवाजे पर आ गई और जेलर जेल नहीं जाना चाहता था। अंत में उसने आत्महत्या कर ली, पर जेलर कभी समझ नहीं पाया कि एंडी ने उसे कैसे मात दी। कुछ महीनों बाद रेड को एक गुमनाम पोस्ट कार्ड मिला। वह जानता था कि यह एंडी का है। एंडी की कहानी शॉशैंक में फैल गई और वह एक किंवदंती बन गया। उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। फिर रेड की पैरोल की तारीख आई। 40 साल बाद उसकी पैरोल मंजूर हुई। जेल से बाहर आकर वह एंडी से वादा किए गए उस पेड़ के पास पहुंचा। उसे वह पत्थर मिला जिसके नीचे एक लोहे का डिब्बा था। उसमें एक चिट्ठी और कुछ पैसे थे। चिट्ठी में एंडी का पता और पैरोल से बचने का तरीका लिखा था। रेड ने पैरोल तोड़कर शहर छोड़ दिया और आजादी की ओर निकल पड़ा।
आखिरकार दोनों दोस्त फिर मिले और उनका सपना सच हुआ। प्रशांत महासागर वाकई सपनों जैसा नीला था। उनकी जेल की दोस्ती बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा गहरी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और यहीं फिल्म खत्म होती है। एंडी ने अपनी बुद्धिमत्ता से खुद को बचाया और धीरे धीरे रेड का मार्गदर्शन किया, जिससे वह आशा पर विश्वास करने लगा। फिल्म में एक दिलचस्प बात कही गई है, मजबूत लोग खुद को बचाते हैं और विजेता दूसरों को भी बचाते हैं। महान विचारक मैंगजी ने कहा था, मछली और भालू का पंजा दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। जीवन मुझे प्रिय है पर सिद्धांत भी प्रिय है। अगर दोनों में से एक ही चुनना हो तो मैं जीवन छोड़कर सिद्धांत को चुनूंगा। इसका अर्थ है कि महान उद्देश्य के लिए जीवन भी त्यागा जा सकता है। एंडी न सिर्फ एक मजबूत इंसान बना बल्कि एक विजेता भी बना। उसने अपनी काबिलियत से यह साबित कर दिया कि असल में मछली और भालू का पंजा दोनों एक साथ भी मिल सकते हैं।